अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। औरकज़ई एजेंसी में जलसे से खिताब करते हुए कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनका एक ही मकसद है कि वो अपनी आवाम को जितवाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम में आइंदा भी तब्दीलियां करूंगा और उसे लेकर आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर सही काम नहीं करेगा तो उसको बदल दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था और उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से वजीर तवानाई बनने की पेशकश भी नहीं कबूल की थी, उसे माजरत कर ली थी। असद उमर अब काबीना का हिस्सा नहीं रहना चाहते, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान का दिफा करते हुए अब भी कप्तान के खिलाड़ी रहना चाहते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, जो वजीर फायदेमंद नहीं उसे तब्दील कर दूंगा। वजीर आज़म खजाना की वजारत जाने के बाद असद उमर का काबीना का हिस्सा बनने से माजरत। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या असद उमर का तहरीक इंसाफ में कोई मुस्तकबिल है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, ये भी इतलात हैं कि पीटीआई के रहनुमा उनसे कहते रहे हैं कि वो काबीना का हिस्सा रहें असद उमर साहब, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, ज़ाहिरी बात है, इस बेइज्जती के बाद तो काबीना का हिस्सा नहीं रह सकते थे। अलबत्ता मेरे ख़्याल में कि कहीं और नहीं जाएंगे और इसी तनख्वाह पे वो काम करते रहेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली की मेंबरशिप भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो कराची के हैं और कराची से यूनियन कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब नहीं हो सकते। दूसरा, ये तो अब चूँकि मजबूरी बन गई थी, वरना ये मराहत और ये चीज़ें उनको इतनी अजीज़ होती हैं कि जब पीटीआई के लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे और धरने हो रहे थे और असम्बलियों को गालियां दी जा रही थी, तो असद उमर साहब ने उस वक़्त भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की जो करोला गाड़ी थी वो अपने पास रखी थी और मीडिया में ख़बर आई, पीटीआई को ताना मिल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तीसरी बात ये कि ये तो यहाँ पे उनकी बड़ी मार्केटिंग हो चुकी थी, बाकी वो कारपोरेट सेक्टर में भी उनको, जिसके वो आदमी है और मार्केटिंग के उधर भी कोई उनको बड़ी जगह नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो इसी पे गुजारा करते रहेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, कुछ दिनों के लिए आराम कर लेंगे, कुछ और पुराने यारी दोस्तियां ताज़ा कर लेंगे, लेकिन कहीं और ना जा सकते हैं, ना उनके पास कोई ऑप्शन है, ना उनको कोई दूसरी पार्टी उनको कबूल करेगा। और वैसे भी मुस्लिम लीग नून की जगह उनके भाई ने फिल की है, तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी वाले उनको लेंगे नहीं, उनको उनकी सलाहियत मालूम है। अच्छा। और एक ये जो पता नहीं कोई है, अगर नियाजी साहब इमरान खान साहब को बता सकें कि ठीक है, टीम में तब्दीली कप्तान का इख्तियार होता है, लेकिन एक तो ये होता है कि कभी ये नहीं करता कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों का मैच है या पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और आप ऑस्ट्रेलिया की टीम से खिलाड़ियों को ला के अपनी टीम में वो कर दें। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला जरदारी से है और नवाज शरीफ से है, और उनकी टीम से खिलाड़ी ला के उनको अपना ओपनर बना रहे हैं, उनको अपना पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं। ठीक, इरशाद भट्टी साहब, अगर काबीना में रहना, ऐसा साफी साहब ने कहा कि बेइज्जती की बात होगी उस वजारत से अलग रह के, तो फिर इमरान खान साहब का दिफा करते रहें सिर्फ, क्या ये सूट करेगा असद उमर साहब को काबीना में ना होना? देखिए, अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस यहाँ कोई मसला नहीं है, इखलाकियात का यहाँ जनाजा निकल गया है, कौम की गजनी याददाश्तें हैं, मुआशरा और पार्टी मेहरबान है, तो असद उमर साहब का बड़ा मुस्तकबिल है और बड़ा शानदार मुस्तकबिल है। वैसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि कमाल हो गया, इमरान खान ने काबीना क्या तब्दील की, जो अपोजिशन का रिस्पांस था, ठट्ठे मजाक जुगतें, इमरान खान नाकाम हो गया, बर्बाद हो गई तब्दीली। कल तक जो सारे कह रहे थे कि ये लोग नहीं चलेंगे, इनको बदलना चाहिए, तब्दील टीम नालायक है, नायल है, वही आज कह रहे हैं टीम बदले हैं, तो हो ये तो उससे बड़ी नायली और उससे बड़ी नालायकी। बिलावल साहब कौम को मुबारकबाद दे चुके हैं, मैंने भी कबूल कर ली है। इसहाक डार साहब लंदन से बोले हैं, असद उमर का इस्तीफ़ा बुज़दलिया है। मेरे बहादुर मियाँ, अगर इस्तीफ़ा यहीं देकर आप भी चले जाते या आप भी वापस आ जाओ, मेहरबानी करके कुछ आके हमें भी अपने दर्शन करवा जाओ, लाइव देखे हुए आपको बड़ा अरसा हो गया है। और मरियम औरंगजेब साहिबा का सुने, कहती हैं अपोजिशन ने अभी बॉलिंग शुरू नहीं कराई थी, आधी टीम हिट विकेट आउट हो गई। क्या बताऊं मोहतरमा, आपको तो इस खेल का भी पता नहीं है। यहाँ जब बॉलर बॉल करवाता है, उसके बाद बैट्समैन खेलने लगता है, उसका हेलमेट लगे, जिस्म का कोई हिस्सा लगे, बैट लगे, विकेट के बेल्स गिरे, तो तब हिट विकेट आउट होते हैं। ये नहीं होता कि बॉलर घर बैठा हुआ और बैट्समैन क्रीज पे खड़ा और खुद ब खुद हिट विकेट आउट हो जाए। और बाकी आपका इस स्टेडियम में चूंकि मैच नहीं था, आपका वो खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ स्टेडियम में मैच लगा हुआ था, इसलिए आपको इधर का पता नहीं चला। दूसरी बात ये अपने वुज़रा को देख लें,
दूसरी बात, अपने गुजरा को देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, मुझे पता था कि आप ये ज़रूर कहेंगी, मैं माजरत चाहता हूँ, उस तरफ निकल गया। दूसरी बात ये कि अपने गुजरा को देख लें, हुकूमती वुज़रा का रिस्पांस देखें। एक शख्स 8 महीनों में मुकम्मल मायूसी निकलता है, एक शख्स मुकम्मल नाकाम होता है, डॉलर, बिजली, गैस, रोटी, दाल, चावल सब को पहुँच से दूर हो जाते हैं, जिसका कोई विजन नहीं निकलता, जिसका कोई सिमत या डायरेक्शन नहीं होती, जिसको जो अंडर एस्टिमेट किया पूरे अपने कद का भी नहीं निकलता, उसे कहा जा रहा है कि आइए एक किसी और वजारत का आकर बेड़ा गर्क कीजिए और दोबारा से फिर से इनिंग्स शुरू कीजिए। खुदा के लिए तहकीक करो, गुलाम सरवर के खिलाफ, असद उमर के खिलाफ, कि इन्होंने किया क्या, इस कौम के साथ क्या किया, क्या मजाक कर गए। तहकीक होनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बजाय इसके क्या कह रहे हैं कि आप एक और आए और वजारतें लें और चलें और करें। अगर ये आपकी किसी जाती मिल का असद उमर मैनेजर होता तो इस तरह नाकाम होता, आप क्या दोबारा उसे रखते? मुल्क को खुदा के लिए अपना समझे, ये मुल्क आपका है, ये कौम आपकी है, वजारत देने वाले कॉन्सेप्ट पे भी आप एग्री नहीं करते, आप समझते हैं तहकीकात होनी चाहिए। न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब की बात का भी अगर आप जवाब दे दें अपने जवाब में कि अगर ज्यादा बिगाड़ होता, ज्यादा वक्त गुजरता, उससे पहले इमरान खान साहब ने जिन वजीरों पर तनकीद हो रही थी कि उनकी काबिलियत इतनी नहीं है, उनको हटा दिया, तो अब हम क्यों एतराज कर रहे हैं इस पर? सवाल आप वाले का जवाब दूं या इरशाद भट्टी की गुफ्तगू दोनों बातों का जवाब दे दें। मुनासिब नहीं है कि भट्टी साहब की गुफ्तगू में तबसरा करूं, उनका इतना जामे कॉम्प्रिहेंसिव वेल प्रिपेयर्ड तजिया होता है, इस बात तो पे उसके अंदर मैं क्या सुकम निकालूं या क्या कमी पेशी करूं, उसको मेरा ख्याल है उसका टेस्ट ना खराब करें। तो आप एग्री करते हैं कि नहीं एतराज करना चाहिए? पहली बात, पहले तो आप अपना जवाब ले लें कि देखें, असद उमर का तहरीक इंसाफ में अब कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन सलीम साफ़ी साहब ने जो फरमाया वो छोड़ेंगे नहीं, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। अव्वल तो सियासत में उनकी प्लेसमेंट ऐसी है ही नहीं कि वो कोई सियासी तौर पे कोई हैवी वेट होते और उनको कोई दूसरी पार्टी भी टेम्प्ट होती कि चलो यहाँ से आएंगे, या इनको खुद पता होता कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे दूसरी पार्टी कोई अपनी बाँव मिलेंगी। तहरीक इंसाफ के अंदर पेशतर लोग जो तहरीक इंसाफ के अपने बानी मुबानी हैं, उनका किसी पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। चुनाचे ये तो वहाँ रहेंगे और एक MNA की सीट उनके बाद बहुत बड़ी गनीमत है और उनकी बड़ी वो नेमत है, लेकिन अमलन वो कराची शिफ्ट हो गए हैं, MNA वो इस्लामाबाद से है। बाकी रही बात जो इमरान खान साहब की आपने फरमाई है, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे मैं इसे तब्दील कर दूँगा, यानी कि मैं निकालूँगा नहीं, मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है और निकालना नहीं है। फिर बात यह है कि वो बैटिंग ऑर्डर की हद तक तो ठीक है कि कप्तान के पास इख्तियार होता है कि वो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर ले, तो इमरान खान साहब जो है वो टीम को सिलेक्ट करने के मामले में ये कहेंगे टीम के कप्तान है। गौसे मॉन्गर्स कहते हैं जी कि IMF ने पाबंदी लगाई है, क्योंकि हफीज शेख कोई आम मामूली आदमी नहीं है, इंटरनेशनली कनेक्टेड आदमी है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनली हैवी आदमी है, उसके पिछले 25 साल से बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो कहते हैं कि IMF और अक्सर ये करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक भी करता है, ये कि आप फलाने बंदे को स्टेट बैंक का गवर्नर लगाएं, फलाने को फाइनेंशियल मैनेजर लगाएं, कई दफा ऐसे प्रोग्राम जब प्रोग्राम दे रहे होते हैं तो उसके बाद उनको वो समझते हैं कि दे हैव गॉट टू गो इन पाकिस्तान। बाकी इमरान खान जो तहकीक करते हैं उनकी गिल्ट थी, क्योंकि इसी चीज को 5 साल 8 साल उन्हें असद उमर को ब्रांड पेश किया, प्रमोट किया और हमें भाषण दिए, और मुझे डर पड़ गया था कि ये कामयाब हो गए, ये जो कह रहे हैं ये सही साबित हुआ, तो ये नो कि इमरान खान कामयाब हो जाए। न्याई साहब नई ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, ओवरऑल क्या सियासी मुस्तकबिल होगा असद उमर साहब का? ये भी कई साल तक इमरान खान साहब को पेश कर चुके थे जिस तरह उन्होंने असद उमर को किया था, और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर न्याई साहब ने पेश नहीं किया गया था। मैं गार्ड कर रहा था, मेरा ख्याल था कि अगर खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो इन्हीं चीज़ों के लिए साथ में गार्ड कैसे करनी है। बहरहाल वो था मेरे गुमा था कि मैं ऐसे गार्ड करूंगा, पता चला गार्ड कोई नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, असद उमर की पिछले दिनों आपने तकरीर सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, गीली विकेट थी, आसमान पर बादल थे, बॉल स्विंग हो रही थी और मुझे ओपन करने भेज दिया। तो अगर ऐसा था तो असद उमर को तो आउट होना ही था, मगर इसकी ज़िम्मेदारी फिर किसकी है? और क्या वो ज़िम्मेदारी ये कबूल करने को तैयार हैं कि मेरा गलत फ़ैसला था? ये कहना कि जी कोई काम नहीं करेगा तो वो बाहर जाएगा, तो फिर जिसको काम करने के लिए आप लाते हैं अगर उसको बाहर निकालते हैं तो पहली ज़िम्मेदारी तो ख़ुद कप्तान की होती है कि अगर आप
आप खिलाड़ी को, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को आप ओपन करने भेज देंगे एक गीली विकेट पर, तो फिर जिम्मेदारी तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि पीटीआई में यू टर्न को अच्छा समझा जाता है, तो अगर असद उमर ने भी यू टर्न लेकर वापस आ गए तो कोई हैरानगी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आ भी सकते हैं, वो नहीं भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल में फौरी तौर पे तो वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन बिल्कुल इस चीज़ को रद्द नहीं कर सकते कि वो वापस नहीं आए अगले 5-6 महीने में। देखिए, जो क्राइसिस इस वक्त पीटीआई में है वो ये नहीं, कैबिनेट का रीशफल प्रॉब्लम नहीं होती। कैबिनेट का रीशफल एक नॉर्मल कोर्स होता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब कप्तान किसी प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराता है एज वन ऑफ हिज बेस्ट, और वो भी इलेक्शन से पहले, और फिर इसका मतलब ये कि जो जजमेंट की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा खुद इमरान खान के अंदर नज़र आ रही है। चाहे आप उस्मान बुज़दार की शक्ल में लें, चाहे महमूद खान की शक्ल में। और कारकर्दगी की बात है तो ऑन द फेस ऑफ इट सबसे बेहतर कारकर्दगी तो 2018 में परवेज़ खटक की थी। उसने आपको पहली मर्तबा एक ही सूबे में दूसरी मर्तबा इलेक्शन जितवाया, तो आपने तो उसको भी हटा दिया। तो फिर इसको कहाँ रखेंगे हम? और उसको उठा के एक कमज़ोर वजारत में ला के बैठा दिया, यानी उनको कोई उनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो जो कारकर्दगी का म्यार नहीं, और जिनको लेकर आए हैं आप, मैं तो कल से कैबिनेट के अंदर तहरीक इंसाफ को तलाश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ मुझे इस कैबिनेट में बहुत कम नज़र आ रही है और बाकी लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है असद उमर साहब वापस आ सकते हैं, लेकिन शायद फौरी तौर पर नहीं। मैमल, वापस आते हैं असद उमर साहब पे। काबीना का हिस्सा ना रहने का जो उनकी बात थी वो उस पर कायम रहेंगे या फिर यू टर्न की गुंजाइश है आपके ख्याल में? देखिए अब्सा, मैं ऑप्शन तो इसमें हाँ का दूंगी, और उसके 2-3 वजह है। पहली चीज़ ये है कि जब हम लोगों की गवर्नमेंट जो है वो IMF के पास जाएगी, और फिर जब IMF का प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर नाकाम होगी, तब भी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी नाकाम होगी, तो PTI के अंदर आप डिविजन्स देखेंगे। तो मेरे ख्याल में वैसे तो हमें मालूम है कि असद उमर साहब इस वक्त नाराज़ हैं, नाला हैं, क्योंकि देखिए उनका ब्रेकअप जो हुआ वो व्हाट्सएप के ऊपर हुआ। खान साहब ने उनको ये इतला व्हाट्सएप के ऊपर दी, ये बात उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बताई। तो ये जाहिर बात है वो नाराज तो होंगे, ही फील स्नब्ड। लेकिन अभी वो आराम से बैठ के मेरे ख्याल में इंतजार करेंगे PTI के अंदर उन डिविजन्स का, ताकि वो उनका फायदा भी ले सके। अच्छा, दूसरी चीज ये है अब्सा कि जो PTI का अर्बन मिडिल क्लास वोटर है, उनके लिए असद उमर एक पोस्टर बॉय था, क्योंकि उनको लगता था कि हर कोई इमरान खान तो नहीं बन सकता, लेकिन असद उमर जरूर बन सकता है। तो जिस तरीके से असद उमर को स्नब किया गया है, तो वो जो पूरा PTI का एक मिडिल क्लास वोटर है, अर्बन मिडिल क्लास वोटर, वो इस वक्त स्नब्ड फील कर रहा है, वो लेट डाउन फील कर रहे हैं PTI से। देखिए, मुआशी पॉलिसी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, 2 चीज़ें छोटी सी। एक ये कि मुआशी पॉलिसी इमरान खान साहब की थी कि IMF के पास नहीं जाना, ये असद उमर साहब का अकेले का फैसला नहीं था। सो जैसे मदर साहब ने कहा, प्लीज़ आप खाली असद उमर को इस चीज़ का ब्लेम नहीं कर सकते, इमरान खान साहब का भी इसके अंदर दूसरा है। दूसरी चीज़, जो मिनिस्ट्री की बात भट्टी साहब ने की, तो भट्टी साहब ये मिनिस्ट्री तो दूसरी ऑफर इनको इमरान खान साहब ने की थी। ये कोई इनको अब वुज़रा तो बाकी वैसे ही कह रहे हैं, असल में तो इमरान खान साहब ने इनको की थी, आप दूसरी मिनिस्ट्री ले लें। वो तो उनका अपना ईगो ने उनको इजाजत नहीं दी। तो फ्यूचर है अब्सा, क्योंकि देखिए अभी वो खाली MNA है, नाराजगी भी दिखा रहे हैं, लेकिन PTI के अंदर इतने डिवीजन, ये अगले 4-5 साल अगर इनकी गवर्नमेंट चली, उसमें आप देखेंगे तो उनको कोई ना कोई फायदा वो मौके से जरूर उठाएंगे। जरूर उठाएंगे। आगे मईशत की जो भी सूरत हाल बनेगी, आप समझते हैं गुंजाइश असद उमर साहब के हक में आवाजें उठने की? 4 हाँ, एक नई का ऑप्शन सामने आया है। उस्मान बुज़दार साहब से मुतालिक बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल बन सकती है, बात होगी एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई काबीना के अरकान के काम की निगरानी की हिदायत के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली से मुताल्लिक़ खदशात सामने आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न सिर्फ वज़ीर आला पंजाब बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी हिदायत की थी कि वो अपने वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लें, जिसके बाद वो वफाकी काबीना की तरह सूबाई काबीना में भी तब्दीलियाँ कर देंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में वज़रा की तब्दीली के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बढ़ते हुए
हुए दबाव, गुड गवर्नेंस की अदम मौजूदगी और ब्यूरोक्रेसी की नाकामी की वजह से अपने ओहदे के बारे में खदशात का शिकार है। इस बारे में शहबाज गिल साहब का भी एक बयान है। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, बाद उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुताल्लिक़ खदशात का शिकार, क्या वज़ीर आला पंजाब खतरे में है, हाँ या नहीं? न्यायी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। शहबाज गिल साहब ने इस बारे में ये वजाहत दी है कि उनकी ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब से बात हुई है इस बारे में, और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में कोई खतरा नहीं है उस्मान बुज़दार साहब को या KPK में। तो आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, अभी भी खतरा मौजूद है? KPK तो खैर हमारी दस्तरस से बहुत दूर है और हमारे KPK के स्पेशलिस्ट हमारे भाई बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ को ख़तरा है या नहीं है। सलीम साहब इसके बारे में बखूबी बयान फरमा देंगे। लेकिन उस्मान बुज़दार का जाना जो है वो ठहर चुका है। 15 अप्रैल से पहले उन्होंने जाना था और इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि रोज़ों के बाद हो, कि उनके वालिद की डेथ की वजह से भी शायद 2-4 दिन लगे हों या ना लगे हों, इशू बना हो। लेकिन इस वक्त जब तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत तरदीदें आ रही हों, तो जो रिसेंट पास्ट है, माजी करीब जो है वो क्या बताता है कि वही बात हो के रहती है। बाकी ये है कि कोई इस सिलसिले में भट्टी साहब जो है कोई मजबूत मौक़िफ़ पेश करेंगे, कोई सिफारिश हुई या कोई उसका बेहतर वर्जन, तो वो बाद में बताएंगे। लेकिन इनका जाना ठहर चुका है और इनकी जगह पे आजकल तो ये टॉस हो रहा है। जैसे असद उमर के बारे में कहा था कि कौन बनेगा, तो ये हो रहा है जी कौन नेक्स्ट वजीर आला बनेगा। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये बात मार्च के अंदर तय हो गई थी इमरान खान साहब के साथ, जो उनके जो इस्लामाबाद के अंदर जो उनके लवाहिकीन है या जो ग्रुप है उनका इस्लामाबाद में, तो उन्होंने उनके साथ उन्होंने आपस में तय कर ली थी। ठीक है, तो इरशाद भट्टी साहब आपको बेहतर वर्जन पेश कर दें जैसे न्यायी साहब ने कहा। देखिए, पहली बात तो ये कि वुज़रा की कारकर्दगी तो वो देखें ना कि जिनकी महमूद खान साहब की या उस्मान बुज़दार साहब की कोई अपनी कारकर्दगी हो, तो फिर वो वुज़रा की देखें। तो दूसरी बात ये है कि बिल्कुल रियाई साहब ठीक कह रहे हैं, ये सही है और अब वाकई वो जाना ठहर गया है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, हकीकी तब्दीली का सिंबल, ईमानदार बहादुर, असल पंजाब को रिप्रेजेंट करने वाला, वसीम अकरम प्लस, जब तक हमारी हुकूमत है वज़ीर आला बुज़दार ही होंगे, ये इमरान खान साहब ने फरमाया था। और अब ये जो जैसे न्यायी साहब ने कहा कि अब ये सुन रहे हैं कि वो आखिरी चांस पर है और आखिरी 2 महीने चल रहे हैं। लेकिन ये क्यों किया, ये आधे पाकिस्तान के साथ क्यों किया? ये वो कारकर्दगी ना दिखाने के काबिल में थे, ना उनके हाथ में कुछ दिया गया। मतलब ज़ेन भी नहीं था और टीम भी, खुद भी ज़हीन नहीं थे और टीम भी ज़हीन नहीं थी, और फिर ऊपर से पंजाब में 6 हुकूमतें चल रही थी, लिहाजा ये काम चलने वाला नहीं था। और ये 6 माह या साल ये अगर इसी तरह इमरान खान साहब ने और चला लिया, खुदा ना करे ऐसा हो महमूद खान और उस्मान बुज़दार का, लेकिन अगर चल गया तो पंजाब में तब्दीली कफन दफन हो जाएगा, ये लिख लें। और इमरान खान साहब की मंजी ठोक देंगे ये उस्मान बुज़दार साहब बड़ी फराग दिली से, वहाँ से निकल गए, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। दामों, वादों, नारों, ख्वाबों, अना और ज़िद्दों वाले कप्तान को पता नहीं कब क्यों नहीं समझ आएगी या कब समझ आएगी कि जो बंदा 5 मिनट किसी एक मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकता, सिलेबस की किताबों के अलावा कोई किताब उसके करीब ना गई हो, जिसका मुशाहिदा सिफर हो, जिसका तजर्बा यूनियन कौंसिल वाला हो, जिसकी ज़हनी पसमानदगी और हर कदम कदम पर झलक रही हो, छलक रही हो, उसको आपने पंजाब हवाले कर दिया और उसको आपने अपना एजेंडा थमा दिया और उसको आपने तब्दीली का हकीकी सिंबल करार दे दिया। कोई खुदा का खौफ करें, जितनी आप मेहनत करते हैं चुन चुन कर नालायक लोग लाने पे, इससे आधी मेहनत में कोई बेहतर लोग भी आ सकते हैं और आप भी कर लें, कुछ कर लें खुदा के लिए। नहीं, ठीक है, नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं, आगे अभी भी चांस है आपके पास। ठीक है मेमल, कल जो खिताब किया था औरंगज़ई में वज़ीर आज़म साहब ने, आपके ख्याल में क्या खतरे की घंटी बजती है उससे उस्मान बुज़दार साहब के लिए भी? और दूसरा, क्या ये फैसला ज़्यादा सोच कर नहीं करना होगा क्योंकि वो वसीम अकरम प्लस हैं, बहुत दिफा कर चुके हैं उस्मान बुज़दार साहब का वज़ीर आज़म? देखिए अब्सा, इसमें मैं हाँ का ऑप्शन, मेरी आखिरी बात पे मजहर साहब हंसे हैं, तो मजहर साहब से ज़रूर पूछिएगा क्यों हंसे हैं। ज़रूर पूछेंगे, ठीक है जी अब्सा, इसमें मेरा ऑप्शन हाँ का है। उसकी चंद वजूहात हैं कि अभी तक वो बदले क्यों नहीं।
और इतनी तेज़ी से एक चीज़ क्यों नहीं? सबसे पहली चीज़ ये कि क्योंकि इनको इतना वसीम अकरम प्लस और ये सब कुछ कहा और एंड पे निकले वो बेचारे कोई ख़ास नहीं, लेम डक निकले। अच्छा, अब इनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। इनकी अपनी पंजाब की जो इनकी सीट्स हैं उसके अंदर इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अब ये मज़ीद कोई वसीम अकरम प्लस या वकार यूनस प्लस या कोई और प्लस दिखाना चाहें। तो वो लोगों को लगेगा कि अच्छा यार अगर उस्मान बुज़दार को हटाया है तो कोई बहुत ही कोई अच्छा बंदा आएगा, लेकिन जब वो जो दूसरी चॉइस इनके पास होगी जिस पे गौर कर रहे हैं वो कोई इतना 5 से 10% का 19-20 का फ़र्क होना है, तो इस वजह से भी ये चुप बैठे हुए। दूसरी चीज़ मसला ये है कि इस वक्त इनको वोट्स का भी मसला है, इनके पास अभी नंबर्स नहीं पूरे आ रहे, इनको यकीन नहीं है क्योंकि देखिए जो नून लीग के कुछ लोग इनके पास आए थे, पीटीआई के अंदर शामिल हुए थे और फिर जो इंडिपेंडेंट्स भी आए थे, उनको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट इनसे संभल नहीं रही, तो वो वापस अपनी पुरानी पार्टियों के साथ राब्ते में हैं। इस वजह से इनको ये डर है कि जब हम नए वजीर आला के लिए वोट कराएंगे तो क्या वोट मिलेगा कि नहीं, हो सकता है कि आउट ही हो जाए पूरा का पूरा, पूरी इनकी गवर्नमेंट ही आउट हो जाए पंजाब से। तीसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग काफ जो है, PMLQ जो है, वो भी इस वक्त जो है ना, क्योंकि वो मज़ा भी ले रही है एक तरह से उस्मान बुज़दार के होने का, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि ये वजारत उनको मिल जाए, वजीर आला वो परवेज़ इलाही साहब बन जाए, उस पर अभी तक ये लोग तैयार नहीं हो रहे। फिर चौथी चीज़, चौधरी निसार के साथ भी बातचीत चल रही है, तो चौधरी निसार अभी कहा ये जा रहा है, ये रूमर्स हैं कि उनसे बातचीत कि आप बन जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो अकेला हूं, मेरी तो कोई पार्टी नहीं है, कोई उस तरीके से मेरे साथ साथी नहीं है, तो क्या मैं काबिल कबूल होऊंगा कि नहीं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से अभी तक थोड़े से ये लेट हुए हुए। लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी आवाज़ सुन लो, तुम लोगों तक पहुंच जाएगी, तो बेहतर है कि व्हाट्सएप मैसेज कर दे, आवाज़ क्या पहुंचानी है, जिस तरह असद उमर को व्हाट्सएप किया था इसी तरह बिल्कुल सही, जैसे असद उमर साहब को क्या। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रही है हमारे साहब। एक तो वो आप बता दीजिएगा, आप भट्टी साहब की किस बात पे मुस्कुरा रहे थे, दूसरा ये कि पंजाब में कोई तब्दीली आपके ख्याल में अभी अफोर्ड कर सकते हैं, मुमकिन है? लेकिन जब भट्टी साहब बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि वसीम अकरम प्लस तो नहीं मिल सका, अब शायद उस्मान बुज़दार प्लस की तलाश में है और अब वो उन्हें मिले ना मिले, मुझे नहीं लगता कि शायद उस्मान बुज़दार को फौरी तौर पे तब्दील कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मेरा ख्याल है एजाज शाह साहब का वज़ीर दाखिला आना है। देखिए, एजाज शाह साहब को पंजाब की पॉलिटिक्स पे बहुत हवालों से जाना पहचाना जाता है और वो वहाँ बड़ा काम कर चुके हैं उस हवाले से मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे, और शायद आइंदा जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें उनका बड़ा अहम रोल होगा। मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान साहब क्योंकि उस्मान बुज़दार को ऑलरेडी इतना ज़्यादा हाईली प्रेस कर चुके हैं और अभी भी करते हैं, और अभी भी वो समझते हैं उनके तहीं कि उस्मान बुज़दार काम कर रहा है, अब किसी को नज़र आए ना आए, वसी इमरान खान को नज़र आ रहा है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये कहकर उस्मान बुज़दार को तब्दील करना कि जिस तरह उन्होंने इनडायरेक्टली असद उमर के हवाले से बात की कि जी को जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा नहीं वो घर जाएगा। तो यहाँ तो आप कहते रहें कि कारकर्दगी बेहतर हो रही है, तो आप कैसे उसको हटाएंगे? तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और शायद उनकी सपोर्ट के लिए, और ये याद रखें कि एजाज शाह साहब को PMLQ की बड़ी सपोर्ट हासिल है और चौधरी परवेज़ इलाही गालिबन ख़ुद नहीं, अव्वल तो इमरान खान के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई तब्दीली आई भी तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट राजा बिशारत बन सकते हैं। अभी भी उनके पास सबसे ज़्यादा वजारतें हैं और वो नंबर 2 हैं इस वक्त उस्मान बुज़दार के। तो लेकिन फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो उस्मान बुज़दार को तब्दील करेंगे, क्योंकि फिर बड़ा संजीदा सवाल उठ जाएगा खुद इमरान खान की कैपेसिटी पर का। खुद खान साहब पे सवाल उठेगा। इससे नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। साफी साहब ओवरऑल कमेंट कर दें आप, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको कुछ नजर आता है तब्दीली का इम्कान? एक तो मैं सवाल पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कह सकता हूँ कि देखें हम भी अजीब लोग हैं। आज ये ईरान के साथ डेवलपमेंट देख लें, वो इंडिया के साथ तो मामला चल रहा है, पाकिस्तान की मईशत ख़तरे में है वो हमारे लिए अहम नहीं हो जाता, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में होती है हमें अहम नहीं हो जाता, पाकिस्तान का समाज ख़तरे में हो वो अहम नहीं होता। इस वक्त ये सारी चीज़ें ख़तरे में हैं और हमें जो है इसकी फ़िक्र है कि उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला ख़तरे में है या नहीं और महमूद ख़ान की ख़तरे में है या नहीं, वो हों या ना हो, बार बार इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो असल ख़तरात है इस मुल्क का, उनसे इन चीज़ों का कोई सरोकार नहीं है। फिर एक और चीज़ कि ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब कह रहे कि मैं कारकर्दगी की बुनियाद पे इन लोगों को तब्दील किया मैंने और इनको तब्दील करूँगा।
सवाल ये है, ये उस्मान बुज़दार किसकी कारकर्दगी है? इमरान खान साहब की कारकर्दगी है ना। ये महमूद खान किसकी कारकर्दगी है? इमरान खान साहब की कारकर्दगी है ना। ये असद उमर नाकाम वज़ीर ख़जाना किसकी कारकर्दगी थे? इमरान खान साहब की कारकर्दगी है ना। शहरयार अफरीदी किसकी कारकर्दगी है? ये सारे जो नमूने फिर रहे हैं तो ये तो ख़ुद वज़ीर आज़म और कप्तान साहब की नाकिस कारकर्दगी की अलामतें हैं ना। तो भाई अगर आपके नामजद करदा लोगों की कारकर्दगी सिफर है तो फिर तो सबसे ज़्यादा कारकर्दगी आपकी ख़राब है। तो आपसे कारकर्दगी की बुनियाद पे कौन कहे? और जिस तरह इन सब लोगों की ख़राब कारकर्दगी या अच्छी कारकर्दगी ये इमरान खान की कारकर्दगी समझी जाएगी तो खतरे में है। मैंने तो आपको बता दिया। नहीं, ये लोग तो खतरे में हैं ही है, लेकिन मैं ये सीरियसली कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ख़तरे में है, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ख़तरे में है, पाकिस्तान की मईशत ख़तरे में है, पाकिस्तान का की मुआशरत और वो पूरा स्ट्रक्चर ख़तरे में। ये आप लोग देख नहीं है किस तरह की कोई सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उसी पे आ रहे हैं अगले सवाल में साफी साहब। ऑप्शन आपने यहाँ कर लिए, 3 हाँ 2 नहीं। बिल्कुल सही। एक ब्रेक बात यही होगी, सदारती निज़ाम की एक बार फिर से बात हो रही है, गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। मुल्क में एक बार फिर से सदारती निज़ाम की गूंज है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सदारती निज़ाम की हिमायत की है। सलीम साफ़ी साहब से प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में बहुत समझौते करना पड़ते हैं और ब्लैकमेल होना पड़ता है, इसलिए सदारती निज़ाम बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि मौसर हुकूमत के लिए अहल लोगों को हुकूमत में शामिल करने का इख्तियार होना चाहिए। इसी पर अपने पैनल से सवाल इस तरह से है, तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा सदारती निज़ाम के हक में बोल पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सदारती निज़ाम की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान सदारती निज़ाम की हिमायत क्यों कर रहे हैं? ओपन ऑप्शंस। मजहर अब्बास साहब, क्या ये तशवीशनाक बात है? देखिए, जनरल ज़िया-उल-हक का जब 81 में रेफरेंडम हुआ था और अजीब व गरीब रेफरेंडम हुआ था, तो उसके बाद एक शेर बड़ा मशहूर हुआ था, न तेरा पाकिस्तान है न मेरा पाकिस्तान है, ये जिसका पाकिस्तान है वो सदर पाकिस्तान है। तो यहाँ ये जो एक हमारी साइकी है उसमें ये सदर पाकिस्तान का शोशा हमेशा रहा है और ये शोशा हमेशा कुछ अरसे बाद छोड़ दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जब 58(2)B ख़त्म हुआ तो 58(2)B का ख़ात्मा बहुत से लोगों को नागवार गुज़रा कि जी कम से कम पार्लिमानी जो निज़ाम था उसके ऊपर एक सदारती तलवार जो है, और सदारती वो लटकी हुई थी और किसी भी तरीके से जब भी कोई हुकूमत गलत काम करती थी उनके बकौल तो उसको सदरवा देता था। तो अब चूँकि वो ख़त्म हो गया, अब पार्लिमान मजबूत हो गई, अब पार्लिमान अच्छी है बुरी है ये अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शोशा छोड़ा जाता है कि जी सदारती निज़ाम बेहतर है पार्लिमानी निज़ाम से, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे अगर ऐसा कुछ होता है। ख़राब होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। सलीम साफ़ी साहब, क्यों ये बात कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा और जब पीपल्स पार्टी वाले इस पर बात करते हैं तो कहते हैं अपनी करप्शन छुपाने के लिए करें? देखिए, ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अपनी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। शाह फरमान साहब इमरान खान साहब के 96 के करीबी साथी पीटीआई में भी और ज़ाती लिहाज से भी वो उनके करीबी दोस्त हैं और इस वक्त एक सूबे के गवर्नर है, एक सूबे के आईनी सरबराह हैं और वो जिस तरह नज़र आते हैं ऐसे नहीं, वो बड़े डीप आदमी हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, ना कोई ये हुआ है कि कोई उसको घेरा गया है और सवाल किया गया है और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये राय दी है, बल्कि सोच समझ के इससे पहले उन्होंने एक और टीवी इंटरव्यू किया था इसी मौजू की बुनियाद पे और कल भी उन्होंने। तो ये देखें, वो जो कहते हैं ना नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अब इनका यही, तो कभी कहते हैं जी 18th अमेंडमेंट हमारी राह में रुकावट है, कभी कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम में ये नहीं हो सकता, कभी कहते हैं ये है। तो असल में तो ये यही है कि ये इस हुकूमत की तरफ से कामयाबी का एतराफ़ और दूसरे अल्फाज में इस राय का इजहार है कि भाई हमसे ये काम नहीं हो सकता। सही। न्यायी साहब, क्या आप एग्री करते हैं इस बात पे? देखिए जी, एक ख़ास तबके का दिल बलियो उछल रहा है और सदारती निज़ाम के लिए शाह फरमान ने उसमें हिस्सा डाला, क्योंकि जब आप देखते हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग तबके का कोई नैरेटिव होता है तो मेरे जैसे जो कमज़ोर दिल लोग होते हैं वो खामखा नुमाया होने के लिए उसमें हिस्सा डालते हैं। मुझे सिर्फ एक बात ऐड करनी है कि ये आइन जो है ना पाकिस्तान का, ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है और ये कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट 73 की 56 का आइन
जिसमें पैरिटी जो ये मशीन पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था और अपने हाथ से पैरिटी दी थी, उसको 58 में जब डिमोलिश किया तो 70-71 के अंदर जो क्राइसिस आया था वो जो है पाकिस्तान में टूटा था। उसकी एक वजह 56 के आइन को या जुम्बश कलम कैंसिल करने वाली बात थी, उसको जो मनसूख किया था। इस आइन के साथ छेड़ा तो वो तो पैदा हो चुके हैं कि अब सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम का उसी तरह शिकार है जो 1971 में थे। सियासी अदम इस्तेकाम ही वही है, मुआशी अदम इस्तेकाम ही वही है। अब आइन के को छेड़ने का तड़का लगाएं, फिर देख लें कि इस मुल्क का होता क्या है। महमल, एहसास है हमारे सियासतदानों को, पीटीआई के इन रहनुमाओं को, कि इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए अब सर, वैसे तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने सदारती निज़ाम के खिलाफ बात की है और उन्होंने कहा इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है, ना हम चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लोग भी ये जिक्र कर रहे हैं और मैं उसकी दो वजूहत समझती हूँ। एक वजह ये कि इमरान खान खुद जो है ना वो एक अथॉरिटेरियन रजीम चाहते हैं, वो एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। उनका मसला उनको चाहिए टर्किश मॉडल, अर्दोगान की तरह की उनको पावर चाहिए। उनका दिल नहीं करता कि वो अपोजिशन वालों से बात भी करे और कोई भी जो है ना लॉ या चीज़ जिसमें उनको उनकी हेल्प चाहिए होगी वो करे। तो इसलिए इमरान खान की राय ये है कि अगर 18वीं तरमीम को बदल के या कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से बदल के, ये एक जरा उन्होंने शोशा जरूर छोड़ा है लोगों की राय लेने के लिए कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये एक अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जाने की अगर बात कर रहे हैं तो ये वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो। पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए आप समझते हैं बार बार ये बात की जाती है। इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब के इस बारे में क्या ख्यालात होंगे? वैसे सवाल के साथ इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि कोई भी कदम गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये अभी तक ये सदारती निज़ाम के हवाले से बहस चल रही है कि होना चाहिए, होगा, ख्वाहिश है, फ़लाँ चाहता है, फ़लाँ होगा, ये भी अभी तक कोई नहीं। हुकूमत इस पर तरदीद कर चुकी है, फवाद चौधरी साहब एज ए मिनिस्टर तरदीद कर चुके हैं ये। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज़ इस पे बात होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम पे बात हो, सदारती निज़ाम पे बात हो, गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ताकि पता चले, मुज़ाकरे होने चाहिए, मुबाहिसे होने चाहिए। सारों को कहें जो इसके हक़ में है वो आके बात करें, जो इसके मुखालिफ हैं वो बात करें, जो नुकसानात हैं वो बताएं, जो फ़ायदे हैं वो बताएं। शजरे ममनुआ ना बनाएं कि हाय इससे तो हम खतरा पैदा हो जाएगा जमहूरियत को, हाय इससे तो हम उजड़ जाएंगे, लुट जाएंगे, बिक जाएंगे। बात करें, बात करके आगे बढ़ जाएं। अगर आपको वो सूट करता है वो कर ले, होगा तो किसी आईनी और जमहूरी तरीके से ही होगा, लेकिन बात आगे बात करनी चाहिए। इस पे तो बात ही कोई नहीं करने को तैयार होता, बात ही करने कोई तैयार नहीं होता। हाय हाय आईन देखे, आईने पाकिस्तान देखे, आप देख लें वो आसानी से नहीं बना। तो आप कह रहे हैं डरे ना, इस पे बात करें, बात ही करने को कोई तैयार नहीं होता इरशाद भट्टी साहब के ख्याल में। लेकिन अगर हुकूमत तरदीद कर रही है तो बार बार इतनी अहम हुकूमती शख्सियात क्यों इस बारे में बयान दे रहे हैं, ये अभी तक सवाल या निशान ही है। हमारे तमाम तजियाकारों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।